हेलो, वेलकम टू इजी वे स्टडी गाइज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी, कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। उसका रीज़न आप सभी को पता है, लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अ, सच में बताऊं तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट था, हो गया था। उसका कारण है यार कि मैं लैपटॉप से, पहली बात देखो यार, वो बस आपको क्या बताऊं, छोड़ो चलो उस बात को कि मैंने लैपटॉप सही करवाने के लिए दिया। जैसे भी मैं उसको सही करवा के ले आया। देन उसके बाद में मैं जैसे क्लास रिकॉर्ड करने लगा, हेडफोन जैक में प्रॉब्लम आ गई। अभी फिर उसको मैंने रिपेयर करवाने के लिए दिया। सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट मेरे लिए ये था कि मैंने जितना कुछ भी आपके लिए स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके रखा था, सब कुछ गायब हो गया। सब कुछ मेरे लिए सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट थिंग थी वो, कि लाइफ में यार कई बार ऐसा हो जाता है। मैं बहुत रेयर कंडीशन में कभी डीमोटिवेट फील करता हूँ अपने आप को, पर जब करता हूँ तो वो अच्छा दिमाग में प्रेशर आता है। मतलब ना, क्या ही बस अब उस चीज़ को अपने याद करें। कोई बात नहीं, मेहनत है, मेहनत से अपने कभी डरते नहीं है। फिर से सभी कुछ इकट्ठा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कल का वैसे ये लैपटॉप सही हो गया है, पर कल मैंने नहीं किया। मैंने आपको बताया, मैं कल मैंने कहा बढ़िया जाके हेड हुड पे नहा के आए। तो उसके बाद में यार, नॉर्मल इंसान हूँ मैं आपकी तरह, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे को टेंशन नहीं होती है। ये सब नहीं होता, क्योंकि जब मेहनत करते हैं और मेहनत करने के मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, तब यार अजीब सा होता है ना कि यार मैंने इतनी मेहनत करके सब कुछ इकट्ठा किया था और एक झटके में वो सब कुछ खत्म हो गया। तो उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आती है। ये हेडफोन वगैरह भी, अब देखो ये माइक मुइक लेके, और मुझे अभी नहीं पता कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। रुको, हाँ, मुझे नहीं पता ऑडियो क्वालिटी वगैरह, आप मुझे बता देना एक बार कि मतलब आपको सही आ रही है, नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी, अपने फिर से क्लास रिकॉर्ड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद उन सभी का भी जिन्होंने मुझे समझा, जिन्होंने मुझे कहा सर कोई बात नहीं है, आपका लैपटॉप देखो ये प्रॉब्लम है यार, हो जाती है। मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में ना चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं गैस साइकिल के बारे में। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम पूरे हो चुके हैं, अब साइकिल के बारे में बात करेंगे। सीधा मुद्दे वाली बात पे आते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कार्नोट साइकिल को, बाकी भी बातें करते रहेंगे अपने साथ साथ। ठीक है, दो चार बातें हैं वो भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा। कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्कर के बारे में अपने देखते हैं। आप लोगों ने इसको एकेडमिक में या आप किसी और एग्जाम में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, तैयारी कर रहे हो तो। दो तीन बातें हैं उसके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहली बात यह है, एक काल्पनीय कल्पनीय या काल्पनीय चक्कर या साइकिल है, ठीक है, जो पूर्णतः रिवर्सिबल प्रोसेस, परिवर्तित प्रोसेस है, ऐसा कुछ होता है हिंदी में। मैं अभी देख के बता देता हूँ यार, मेरे पास यही लिखा हुआ पड़ा है। मैं आपको प्रतिवर्तीय या उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। क्या प्रतिवर्तीय या उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है, कि मतलब कार्नोट साइकिल को अपने रिवर्स में भी चला सकते हैं, उसको उल्टी दिशा में भी चला सकते हैं, वो भी अपने पढ़ेंगे। रिवर्स कार्नोट साइकिल भी अपने सिलेबस में वैसे है नहीं, पर अपने पढ़ लेंगे क्योंकि ज़रूरी है यार, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपके पास एक टॉपिक आ जाता है ना, गैस पावर साइकिल्स, उसके अंदर आपके सभी के सभी साइकिल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अपने कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसकी अजम्पशंस के बारे में देखते हैं। अजम्पशंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एजम्पशंस याद रखना क्या है। लॉसेस, या जिसे अपने हानियां कहते हैं, वो नहीं होती। लॉसेस, हानियां नहीं, मतलब छोटे कम शब्दों में लिख रहा हूं, तो आपने जैसे भी लिखना है, आप लिख सकते हो कार्नोट साइकिल में किसी भी प्रकार की हानियां नहीं होती, तो इंग्लिश में इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं छोटे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम अभी अपनों ने पढ़ा था कुछ समय पहले, जब अपनों ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स की, पहली जो क्लास हुई थी उसमें अपनों ने बात की थी आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड निकाय, इसको देख लेना आप हिंदी में क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ऐसा निकाय जिसमें ना तो हीट, ना एनर्जी, ना कार्य का आदान प्रदान होता। अपने थोड़ा सा रिवीजन भी साथ करते हुए चलते हैं। कोई चीज़ अगर पीछे से आती है तो उसको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे अपने,
तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आप समझ गए, एग्जाम्पल भी देखे थे कि वास्तव में धरती पे ऐसा कोई भी मतलब सिस्टम नहीं है जो आइसोलेटेड सिस्टम हो, परंतु फिर भी अपने थर्मस को एक आइसोलेटेड सिस्टम की भांति मान सकते हैं, परंतु वो भी वास्तव में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। सबसे मेन और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसे अपने कहते हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है कि ब्रह्मांड से बाहर किसी प्रकार का कोई कार्य या ऊर्जा उष्मा कुछ भी बाहर नहीं जा सकती। इस चीज को आप समझ पाओगे। चलिए मूव करते हैं, अपने देखते हैं कार्नोट साइकिल को। ठीक है, उसके डायग्राम वगैरह देखते हैं, उसकी चक्कर को समझते हैं। एक डायग्राम होता है पी वी डायग्राम, पीवी डायग्राम, और एक होता है टी एस डायग्राम। पीवी मतलब समझ गए प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर मतलब दाब, वॉल्यूम मतलब आयतन, टी एस मतलब टी मतलब क्या, टेम्परेचर तापमान, एस मतलब याद रखना एंट्रोपी, में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। ग्रीन स्क्रीन वाला सिस्टम मैंने ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे बता देना कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि उसका रीज़न है कि मुझे दिन में ही टाइम मिल पाता था जब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करता था। अब ये बॉक्स में अपने आप मुझे देख पा रहे होगे, तो उससे क्या मैं रात को भी अपने नॉर्मल लाइटनिंग में क्लास रिकॉर्ड कर सकूंगा, नहीं तो ग्रीन स्क्रीन में नहीं हो पाती थी वो चीज़, इसलिए। चलिए मैं बनाता हूँ इसको, एक सेकेंड। ये ये ठीक है, ये साइकिल है अपनी कार्नोट साइकिल, इसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। चक्कर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जब कोई प्रोसेस अलग अलग स्टेज में जाकर, अलग अलग स्टेजेज में जाकर, स्थितियों में, अवस्था में जाकर, स्टार्टिंग मतलब आपको कैसे समझाऊं, आप ये समझ लो जहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो अलग अलग स्टेज अवस्था में जाकर वापस उसी जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहीं पे ख़त्म हो जाए, तो उसको अपने चक्कर कहते हैं। वही अपने को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, 1 से 2 प्रोसेस प्रक्रम, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। इतनी बात समझ गए। यहाँ पे T1 और यहाँ पे अपने T2 इनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एक एक कर आपको समझाता हूँ। देखिए 1 से 2 प्रोसेस, क्या 1 से 2 प्रोसेस प्रक्रम क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम होता है। ठीक है, समतापीय, अरे रुक जाओ, प्रक्रम होता है। टीएस तो मैंने बनाना ही भूल गया, एक सेकंड, ये लो। ये आसान है परंतु आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर भी, और एग्जामिनर को भी पता है कि टीएस डायग्राम बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना कि मुझे भी पता है, एग्जामिनर को पता है, आपको खुद को पता है कि आप टीएस डायग्राम नहीं पढ़ते हो, और एग्जामिनर आपको इजी आसान मतलब पेपर में भी ये प्रश्न देके फंसा सकता है। टीएस डायग्राम बहुत इजी चीज़ होती है, आपको आप वहाँ फंसते हो तो याद रख लेना इस चीज़ को। 1 से 2 प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम होता है। 2 से 3 जो प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रेशर नहीं है, प्रोसेस है, याद रख लेना, मैं लिख देता हूँ। रुदोसम प्रक्रम होता है। फिर से अपने 3 से 4 प्रक्रम को देखेंगे तो वो आइसोथर्मल होगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में चलने देते हैं, आपको समझ आ गया। और 4 से 1 क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता। और आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस, जहां पर तापमान स्थिर रहता है, उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो। ये पेज है ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने ऊपर ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया। इस पेज में से आपको डेफिनेटली प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके 2013 में प्रश्न आया था, मैं वो भी बता देता हूं। लिखना कि देख लेना, कार्नोट साइकिल में 2 समतापीय आइसोथर्मल व 2 रुदोसम प्रक्रम होते। मेरी राइटिंग के बारे में आपको मतलब के लिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को बता सकते हो यार, मैं थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। कार्नोट साइकिल में 2 समतापीय और 2 रुदोसम मतलब 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। इतनी बात समझ लेनी, ये 2013 में आपके आया था।
इन चीज़ों में चेंजेस नहीं होते, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन चीज़ों में चेंज नहीं होते हैं। जो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे वो बता दूंगा कि आपके 2013 के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि देखो 2013 में ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ना उसमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा, मैं इसको सही करूँ यार, अजीब सही है ना, हाँ वो कुछ ऐसा सेक्टर है जिसमें हर एक साल आपको चेंज, BS4 आ गया, 5 स्किप करके 6 आ गया, तो वो एक चेंजेज है अपने इस फील्ड में, तो उस पर अपने डिस्कस करेंगे आराम से। बाकी मैकेनिकल का, आईसी इंजन का, ये जितना भी पोर्शन है ना, ये सब आपका बेसिक है कि आपको एक बेसिक आना ही चाहिए। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ आपको समझाने के लिए, चलो मैं आपको ना पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ इसी कार्नोट साइकिल का, उसके बाद में सिर्फ अपने एफिशिएंसीज पे बात करेंगे कि एफिशिएंसी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपने उसी चीज़ पे अपने डिस्कशन करेंगे, फालतू की बात नहीं पढ़ेंगे। देखो 1 से 2 प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल। मैं वैसे इस चीज को आपको रेफर नहीं करता, आप मत करना, पर आप एक बार देख लो, सिर्फ देख लो, आप करना मत, आपकी मर्जी है। बाकी आपको लगता है कि नहीं हम करके जाएंगे, तब भी आपकी मर्जी है। आइसोथर्मल प्रोसेस में एक ये देख लेना, Q इज इक्वल टू क्या होता है? MRT1, 1 से 2 की बात कर रहा हूं, log E V2 अपॉन में V1, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे 2 से 3 प्रोसेस की बात करूं तो वो होता है एडियाबैटिक। देखो मैंने वास्तव में मैंने भी इस चीज़ को नहीं किया है, ठीक है, मैं ना ही इस चीज़ को रेफर करता हूं। बाकी चीज़ मैं खुद पढ़ के आपको पढ़ा देता हूं, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ मैं देख के पढ़ाऊंगा, मैं ये चीज़ देख के पढ़ा रहा हूं, मैं पहले ये चीज़ समझा रहा हूं। आगे बात करूं इसको देख लेना, P2V2 माइनस P3V3 अपॉन में गामा -1। अपनों ने ये एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किया था और आइसोथर्मल प्रोसेस भी किया था, सब कुछ कर चुके हैं अपने, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करूं 3 से 4 प्रोसेस, वो फिर आइसोथर्मल हो जाएगा। Q इज इक्वल टू MRT2 log E V3 अपॉन में V4। कुछ भी नहीं है यार, ये तो फालतू की बातें हैं, आप जितना मर्जी करी जाओ। मैं वास्तव में मैं इस चीज़ को नहीं आपको रेफर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को पढ़िए, परंतु करवाना मेरा फर्ज है, मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता। P4V4 अपॉन में गामा -1, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 4 बातें हैं, आपको याद रखनी है, याद रख लेना, नहीं तो मत रखना। वर्क डन के बारे में ये बताता है, उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी अपने वर्क डन को देखेंगे, किया गया कार्य को देखेंगे, इन सब प्रोसेस में इतनी बात आप ध्यान में रखोगे। अब मैं बात करता हूं क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मैं लगा देता हूं इंपॉर्टेंट, ये लगा दिया इंपॉर्टेंट कि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे एफिशिएंसी पूछी जाएगी, दक्षता पूछी जाएगी। देखो कभी भी ना कोई भी एग्जाम फाइट करना हो तो उसकी कोर मतलब रीड पकड़ लेना, रीड की हड्डी जिसे अपने कहते हैं, वो पकड़ ली ना आपने, अगर उस एग्जाम के सिलेबस की, आप उस एग्जाम को पास कर जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको 100% आना चाहिए, यदि आपको 80 to 90% भी उस सिलेबस का आता है ना, आप उस चीज़ को पास कर जाओगे कि आपको पता है कि यहाँ से अगर मेरे को एक कम पढ़ने से मेरा एक प्रश्न छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को दिमाग में रख लेना कि 100% के लिए जाओगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी यदि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो ये चीज़ आप छोड़ देना। ओके, अरे पेन कहाँ गया? ठीक है, दक्षता की बात करता हूं मैं, दक्षता के बारे में अपने देखते हैं। सीधी सीधी बात देख लेना, N इज इक्वल टू TH माइनस TL अपॉन में TH होता है। दक्षता वैसे होती है कि आपको पता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है, इस चीज़ के बारे में अपने नहीं डिस्कस करेंगे, बस आप इस चीज़ को रट लेना। सेकेंड मोस्ट बात करता हूं मैं आपके सामने, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? N इज इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन में TH। TH क्या है? अभी पीछे देखो कहाँ गया ये, इसको अपने TH भी लिख सकते हैं, इसको अपने TL भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये 2 बातें याद रख लेना, एग्जामिनर सीधा सीधा बात पूछता है, फालतू की बात वो आपसे नहीं पूछेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं। जब आपसे कोई ट्रिकी प्रश्न पूछा जाएगा ना, कि आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा कि हाँ यार इस बच्चे की नॉलेज चेक करनी है, तब आपसे कार्नोट साइकिल में ये प्रश्न पूछा जाएगा।
यदि आपसे बेसिक पूछा जाएगा तब आपसे बेसिक में जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वो पूछ लेगा। देखिए सबसे पहले अपनों ने क्या देखा, नीटा इज इक्वल टू टी एच माइनस टी एल अपॉन में टी एच कर देते हैं। ठीक है, ये चीज अपनों ने देख चुके हैं। अब दो तीन कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं इसको। पहली कंडीशन, यदि यदि टी एच माइन इज इक्वल टू टी एल हो तो देखो एग्जामिनर क्या पूछेगा, कारनोट साइकिल में, कारनोट चक्कर में यदि टी एच बराबर टी एल हो तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज एग्जामिनर पूछेगा। टी एच इज इक्वल टू टी एल अपनों ने कर दिया, ठीक है, हो तो एफिशिएंसी अपने पास क्या निकल के आएगी, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा। और ये बहुत ज्यादा ट्रिकी प्रश्न है, हर एक को नहीं आता और हर एक आपको ये समझा भी नहीं सकता। तो टी एच इज इक्वल टू टी एल के बारे में जब अपने यहाँ पे टी एल की जगह टी एच रख देंगे, ठीक है, टी एल कंफ्यूज मत होना, आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये पूरे का पूरा जितना भी ये एफिशिएंसी होगी जीरो हो जाएगी, तो अपने पास एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, जीरो निकल के आ जाएगी। इस बात को ध्यान में रख लेना। और पेन कहाँ गया, इतनी बात आप समझ गए हो। अब इसी चीज में एग्जामिनर आपको दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, दूसरा आपसे मतलब आपके समक्ष प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि कारनोट साइकिल में टीएल को अपने जीरो कर दें तो जीरो हो तो एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी अपने पास क्या होगी, ये पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 1 निकल जाएगा, मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा नहीं होती, ये बात याद रखना, मैक्सिमम मतलब 1 के बराबर हो जाएगी, आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, अन्यथा मैक्सिमम हो जाएगी। दोनों कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। इस चीज़ से बी वाले पॉइंट से अपने को एक चीज़ समझ आ रही है कि यार एफिशिएंसी जो है, दक्षता जो है, वो टीएल पे डिपेंड करती है कि यदि जैसे जैसे टीएल का मान कम होता 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 जीरो पे पहुंच जाएगा ना, वैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हो, क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना, ये चीज़ टीएल यदि कम होगा तो एफिशिएंसी क्या बढ़ेगी, ठीक है, और टी एच यदि ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी तब भी क्या बढ़ेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, इस चीज़ को पढ़ के जाना। कोई मैंने फालतू की बात नहीं की है, ठीक है, मुद्दे मुद्दे वाली बातें बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया। बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी है ना जिसकी कोई हद नहीं है, दोपहर में तो बुरी हालत हो जाती है, कूलर भी नहीं चला सकता क्योंकि कूलर का ये सीन है कि साउंड आएगा आपकी वीडियो में। यदि टी एच इज इक्वल टू टी एल हो तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं मान सकते आप, जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करते। एमसीक्यूज से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज ही कवर करती हैं। यदि टी एल इज इक्वल टू जीरो हो तो सुभाष चरण सर को मैं एक दिन सुन रहा था, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, मैं वो बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जब आप कोई किताब खरीदते हो ना, तब आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करते हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किस चीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप उस किताब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसलिए किताब खरीदने में कभी भी सोचना मत कि वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। यदि अपन ने कोई बिजनेस भी चालू करना है तो अपने को एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 4 10 15 लाख चाहिए। उसी प्रकार से अपने को नौकरी चाहिए, तो उसके लिए अपने को किताबों में, कोचिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी अपने को नौकरी मिलेगी, तभी अपने को लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। तो अपने को इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना। मेरे शब्द नहीं है, सुभाष चरण सर के शब्द हैं। मैं उनकी एक दिन वीडियो देख रहा था बहुत पहले, मेरे दिमाग में ये बात बहुत हिट की। मैं पहले किताबों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था, पर उनकी बात के बाद में मुझे ये बात समझ आई, यार ये वास्तव में अपने लिए इन्वेस्टमेंट है, ना कि अपने लिए खर्चा है। ये याद रखना ये बात। चलिए इतनी बात अपनी होगी। अब मैं बात करता हूं रिवर्स कारनोट साइकिल के बारे में। रिवर्स, उल्टी, या जो भी आप कहना चाहो, कारनोट साइकिल पीवी डायग्राम मैं बना देता हूँ, फटाफट इस चीज़ को ख़त्म करेंगे अपने रिवर्स कारनोट साइकिल को। सेम वही चीज़ बनाऊंगा जो भी पहले पढ़ के हटे हैं अपने, कुछ नया नहीं है। एक वहां पे क्या था, इस प्रकार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जा रहा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज पूरा प्रक्रम चलेगा, पूरी साइकिल चलेगी 3 और 4। पी और वी डायग्राम
प्रेस। ठीक है, 1 2 3 और 4, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप सभी। ठीक है, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। अब इसमें मुद्दे मुद्दे वाली बात करूं तो 1 से 2 और 3 से 4 जो प्रोसेस हो जाएगा वो एडियाबैटिक हो जाएगा। और उसमें क्या था, उसमें आइसोथर्मल था, समतापीय था। ठीक है, एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम। और 2 से 3 और 4 से 1 जो प्रोसेस हो जाएगा वो आइसोथर्मल समतापीय प्रोसेस हो जाएगा, समतापीय प्रक्रम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे 2013 में पूछा गया था कि कार्नोट साइकिल में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम होते हैं, उसी प्रकार से रिवर्स कार्नोट साइकिल में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें एफिशिएंसी नहीं होती, इसमें सीओपी होती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे अपने कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं याद सीओपी को क्या कहते हैं। तो वो क्या होती है, देखिए वो होती है T2 अपॉन में T1 माइनस में T2, और क्या हो सकती है TL अपॉन में TH माइनस में TL। और क्या हो सकती है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। मैं जो बात बताता हूँ ना वो बड़ी ना, मतलब आप लाइटली लेते हो पर आपके काम बहुत आएगी वो। Q2 और क्या हो सकता है, QL अपॉन में QH माइनस में QL। ये चारों बातों में से कोई भी बात वो दे सकता है। ये मत सोच लेना कि सर आपने T2 T1 कराया था, TL TH या Q1 Q2 या QL QH करवाया था। वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, उसकी मर्जी है, वो अपने मर्जी का मालिक है। उसको तो आपको फंसाना है, वो कहीं भी कैसे भी आपको प्रश्न देके फंसा सकता है। मुझे ऑडियो के बारे में वास्तव में नहीं ध्यान, आप मुझे ज़रूर बता देना यार। मुझे नहीं पता कि आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही है, पर मेरे बिहाफ से मैंने इसको सुना था तो मुझे अच्छी लगी। अब मैं बात करूं ऑटो साइकिल के बारे में। किसके बारे में, ऑटो साइकिल के बारे में मैं बात करता हूं, डिस्कशन करते हैं अपने फॉर ऑटो साइकिल। आपकी सैटरडे को मैं प्रेसिडेंट की क्लास पक्की डाल दूंगा। मैं क्या ही बताऊं, प्रेसिडेंट तो ऐसा हो गया कि मतलब लटक ही गया बेचारा। ऑटो साइकिल, ऑटो चक्कर अपने इसको कहते हैं। इसको एक नाम से और पुकारा जाता है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे, क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है इसको। स्थिर आयतन चक्कर कहा जाता है किसको, ऑटो साइकिल को। ये बहुत एग्जाम में देखने के, एसएससी से लेके कोई भी स्टेट का JN एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम है, वहां पर आपको ये प्रश्न देखने के लिए पक्का ही मिल जाता है। इस चीज को भूलना मत, इस चीज को याद रखना। चलिए मैं PV और TS डायग्राम बनाता हूं फॉर ऑटो साइकिल। ठीक है, PV और TS डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। देखिए एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा इधर कर्व, और अरे यार थोड़ा सा गलत बन गया, रुको थोड़ा सही बना दूँ, नहीं तो आपने कॉपी में ऐसे ही बना देना और बाद में कहोगे सर ये क्या हो गया। ठीक है, सीधा सीधा लाइन बना लेना। अभी मैं एक सेकेंड थोड़ा सा इसकी सजावट कर दूँ। 0 1 2 3 4, ये प्रोसेस के बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। QS और QR, QS और QR, ये PV P और ये V है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा मैंने नीचे लिखना है तो V आप समझ जाना। ओके, इसको छोड़ो। ये हो गया T और S डायग्राम। S मतलब एंट्रोपी। ठीक है, अच्छा अपने बात करेंगे कि इसको कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों कहा जाता है। मैंने बना इसलिए रहा हूँ, देखो मैं बने बनाए भी लेके आ सकता हूँ पर आपको क्या पता समझ आए ना आए, तो इसलिए मैं बनाता हूँ। अब अपने पहले डायग्राम को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपने आगे इसके प्रोसेस, इसके प्रक्रम के बारे में देखेंगे कि पहले डायग्राम को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्या मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ क्या V2 इज इक्वल टू V3? आपको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे V2 और V3 दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्या मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ क्या V1 इज इक्वल टू V4? आपको के साहब आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतनी बात आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1, 1 से 2 प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो इतना एरिया देख रहे हो ना, इसको अपने कहते हैं VC। VC मतलब क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम। देखो हाँ एक बात, ये किस लिए यूज होता है, पेट्रोल इंजन के लिए यूज होता है। तो इसको लाइटली मत लेना, मैं अभी अभी समझा रहा हूँ, आगे चल के अपने सीधा पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑटो साइकिल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैं आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स दोनों के लिए इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ।
और ये जो वॉल्यूम होता है इसको कहते हैं अपने वी एस, स्वेप्ट वॉल्यूम जिसे अपने कहते हैं। क्या? स्वेप्ट, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम अपने इसे कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक टोटल वॉल्यूम किसकी, मैं बता देता हूं आपको, अभी एक सेकंड रुक जाओ। टोटल वॉल्यूम, आईसी इंजन में पेट्रोल इंजन लिया, पेट्रोल इंजन में कुछ क्लीयरेंस वॉल्यूम होती है, वो अपनों ने यहां डायग्राम में देखी, उसको क्या देखा, वीसी। और कुछ सिलेंडर क्या वॉल्यूम होती है, जो सिलेंडर, अगर आपने आईसी इंजन थोड़ा मोटा भी पड़ा हुआ है आप समझ जाओगे। यदि आपको नहीं पता, जब अपने आईसी इंजन करेंगे तब आपको ऑटो साइकिल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो वीएस क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम होती है, जहां जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है वो वॉल्यूम को अपने क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। टोटल वॉल्यूम, क्लीयरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को मिला के टोटल वॉल्यूम बनती है, ये अपने आगे काम में आएगा। ये डायग्राम को यार अपना बना लो, ठीक है, फिर इसको आगे चल के अपने और अच्छे से पढ़ लेंगे। आप एक बार इसको बना के रखो, फिर अपने कॉपी में आप आगे प्रोसेस लिख देना, क्योंकि अभी यहाँ मेरे को नहीं लगता जगह बची है। देखो 0 से 1, 0 से 1 मैं यहाँ पे समझाता हुआ चलता हूँ। 0 से 1 जो प्रोसेस होगी वो होगा सक्शन। क्या होगा? सक्शन चूसन होगा, सक्शन चूसन होगा। इस बात को समझ के कि आईसी इंजन में, मैं आईसी इंजन साथ में लेता हुआ चल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ आपको प्रोसेस याद रखने हैं, आईसी इंजन में आपको आईसी इंजन को साथ साथ समझाता हुआ चल रहा हूँ मैं। याद रखना, यदि मैं पेट्रोल इंजन चालू करता हूँ तब भी मुझे ऑटो साइकिल समझानी पड़ती। अभी अपने इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जब भी अपने इंजन के अंदर पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, वो अपने आगे आईसी इंजन में पढ़ेंगे कि मतलब जब पिस्टन नीचे जाएगा तो सक्शन चूसन होगा सिलेंडर के अंदर, ठीक है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है, तो वो चूसन होगा, सक्शन होगा, इस बात को आप समझ लेना। फिर 1 से 2, 1 से 2 होगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संपीड़न, शायद संपीड़न ही कहते हैं इसको, कि 1 से 2 प्रोसेस में क्या होगा, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर का चूसन हुआ है उसको कंप्रेस किया जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हो। उसके बाद में 2 से 3 प्रोसेस में अपने क्या करेंगे, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए अभी आप समझ पाओगे, रुको। स्थिर आयतन पर ऊष्मा प्रदान, ठीक है। स्थिर आयतन पर ऊष्मा प्रदान मतलब ऊष्मा प्रदान करनी, जो भी आप समझ सको, कम शब्दों में अपने लिखने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल की, मतलब जब अपने ऊष्मा का किस स्थिति में अपने ऊष्मा को प्रदान कर रहे हैं उस स्थिति को लेके चलते हैं, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब आप समझ गए हो इसको स्थिर आयतन चक्कर क्यों कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं रहोगे अभी आप। तो अपने क्या करते हैं, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने के बाद में अपने पास क्या है कि उसमें क्यू एस मतलब अपने हीट, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के द्वारा हीट को दिया जाता है, ठीक है। कंप्रेस जो मतलब मिक्सचर होता है उसको स्पार्क प्लग के द्वारा हीट प्रोवाइड करते हैं अपने, ठीक है। स्पार्क प्लग के द्वारा हीट प्रोवाइड करते हैं, क्यू एस अपनों ने हीट प्रोवाइड की। किस स्थिति में? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आयतन क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब मैं बात करता हूं 3 से 4 प्रक्रम का, तो ये होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब रुद्धोष्म विस्फोट अपने इसको कह सकते हैं, रुद्धोष्म विस्फोट या फोट जो भी होता है, विस्फोट अपने इसको कह सकते हैं। कि जैसे ही मैं तो क्या करूंगा, जैसे ही इंजन के अंदर अपनों ने हीट या उष्मा स्पार्क प्रोवाइड कर दी उस फ्यूल को, उसी के साथ उस जो फ्यूल होगा उसका दहन हो जाएगा, उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा। वो प्रोसेस क्या होगा, एडियाबैटिक होगा और रुद्धोष्म विस्फोट होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद में आगे बात करूं, 4 से 1 प्रोसेस क्या होता है, हीट रिजेक्शन, रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें भी क्या होता है, स्थिर दाब पर, दाब नहीं, आयतन पर ऊष्मा निकासी अपने कह सकते हैं,
ठीक है, मेरे हिसाब से निकासी मतलब उष्मा का बाहर निकलना अपने कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही एक्सप्लोजन हो गया अपने को इंजन के अंदर, फ्लाई व्हील के अंदर अपने को पावर मिल गई, ठीक है, एक ही स्ट्रोक में अपने को पावर मिली है। तो 4 से 1 प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा, जितना भी उसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैसेज होगी वो क्या इंजन से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होगे, इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा वो बाहर निकल जाएगी, इस चीज़ में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये होता है ऑटो साइकिल फॉर थर्मोडायनेमिक्स फॉर पेट्रोल इंजन, अपने इसको कह सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आईसी इंजन को लेते हुए चला हूँ आपके मतलब इसके साथ, इस चीज़ को आप समझ लेना। अब मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी की। क्या एफिशिएंसी की, इसके लिए एफिशिएंसी क्या होती है, देखो सीधा ही लिखो क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन में क्यू एस। वैसे एफिशिएंसी को अपने लिखना भी चाहे तो इसको क्या वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, मतलब अगर ऑटो साइकिल के लिए देखें, ठीक है, ये हीट दी, यहाँ से अपने को क्या वर्क मिल गया, वर्क डन मिल गया, और यहाँ से हीट रिजेक्शन हो गया, जो अपनों ने सेम कहाँ पढ़ा था, सेम अपनों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपनों ने पढ़ा था, ठीक है। वर्क डन और अपने को क्यू आर मिल गया, तो इससे अपने क्या क्यू वर्क डन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को आपको पहले करवा चुके हैं, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करते, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। ये 2 बातें यहाँ पे याद रख लेना। पहली बात तो ये, इतनी बात याद हो जाएगी। उसके बाद में कुछ एक बातें हो रहा है वो भी देख लो साथ के साथ। क्यू एस के बारे में देखूं तो एम सी वी, क्यू एस क्या होता है, एम सी वी T3 माइनस T2। देखो यार ये ना जगह अपने पास कम है, थोड़ा सा मतलब इसको बड़े बोर्ड में ना ज़्यादा समझ आता, पर चलो कोई बात नहीं, समझाता हूँ। 2 से 3 प्रोसेस में क्यू एस हो रहा है, और 4 से 1 में क्या हो रहा है अपने पास क्यू आर हो रहा है, मतलब हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन, हीट का प्रदान करना और हीट का निकासी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ T3 अपॉन में T1, ये अपनों ने पढ़ा हुआ है। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम सी वी T4 माइनस में T1, अरे यार यहाँ T1 नहीं T2 आएगा, ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर की वैल्यू रखूँ तो एम सी वी T4 माइनस में T1 अपॉन में एम सी वी T3 माइनस में T2, ये दोनों कट जाएंगे, अपने पास नीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 माइनस में T4 माइनस T1 अपॉन में T3 माइनस में T2। ये बात भी ध्यान में रख लेना, इस चीज़ को भूलना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी बात करता हूँ कि और कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उस सब के बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि इससे भी इंपॉर्टेंट बातें हो रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अब आगे बात करूँ, ये तो थी नॉर्मल एफिशिएंसी, नॉर्मल दक्षता, जो अपने हर एक जहाँ पे अपने को कार्य प्राप्त होता है जिस भी मशीन से, वहाँ पे अपने उस चीज़ की एफिशिएंसी निकालते हैं। एक एफिशिएंसी होती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, हाँ वायु, पता नहीं मैं यार मेरे माइंड से स्किप हो गया, चलो देख लेना आप, थोड़ा सा मेरे ना दिमाग में वो आ नहीं रहा। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आप थोड़ा सा हिंदी में देख लेना, आपको पता होगा, मेरे माइंड से लिटरली स्किप हो गया, मुझे याद था, मैंने इसको लिखा नहीं, मेरे को ये था कि मुझे याद है वायु संतुल्य दक्षता कुछ ऐसा होता है, आप थोड़ा सा देख लेना, मुझे याद नहीं है। ये है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एयर एन नीटा एयर इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 अपॉन में आर की पावर गामा माइनस 1। ये मत भूल जाना, इसको भूल गए तो आपका स्वाहा हो जाएगा एग्जाम के अंदर, भूलना ही मत, चाहे वो अपने आगे क्या कुछ करेंगे मैं बता देता हूँ। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, जूल साइकिल, एस्टकिन साइकिल, अपने काफ़ी साइकिल पढ़ेंगे। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी तो याद करके ही जानी है अपने को। चलिए आगे मैं बात करता हूं आर कि मतलब आर जो अपने लिया वो क्या होता है, वो होता है कंप्रेशन रेशो, संपीड़न
कंप्रेशन रेशो। एमसीक्यूज के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूंगा, वो भी कैसे बनते हैं उसके बारे में। क्या होता है V1 अपॉन में V2? होता है जी, बिल्कुल होता है साहब, आपने सही कह दिया। संपीड़न अनुपात, संपीड़क अनुपात, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो, हिंदी में बोल दिया, संपीड़क अनुपात अपने कह सकते हैं। एक होता है एक्सपेंशन रेशो, विस्फोट अनुपात आप इसको कह सकते हो। मैं इसको आर ई से, इसको आर सी से डिनोट कर सकते हैं अपने, ठीक है। वो क्या होता है V4 अपॉन में V3, ठीक है। ये दो बातें आप याद रखोगे, आपसे हर एक साइकिल के लिए ये अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हर एक साइकिल के लिए सेम होगा, नहीं ऐसा नहीं है। कट ऑफ रेशो भी आएगा डीजल साइकिल में, तो सब कुछ आएगा, वो अपने देख लेंगे। एक बात याद रखना कि जो आर सी होगा वो बराबर होगा आर ई के। आप कहोगे सर ये क्यों? ठीक है, बराबर होता है, याद रख लेना। क्योंकि देखो पीछे मैं बात करूं, यहां देखो V2 बराबर V3 और V1 बराबर V4, क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या? ठीक है, तो इसलिए आर सी बराबर होगा आर ई के, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये पेज भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जो बातें बता रहा हूं आपको, सीधी सीधी मुद्दे मुद्दे वाली बातें बता रहा हूं, कोई घुमा नहीं रहा आपको इसके साथ। अब मैं बात करता हूं, शब्दों में लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। जो नीटा है ना, वो बढ़ेगा कब? जब 1 अपॉन में आर बढ़ेगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो कंप्रेसर रेशो, संपीड़क अनुपात और गामा के ऊपर निर्भर करती है। क्या नीटा बढ़ेगा तो 1 अपॉन में आर भी बढ़ेगा। और इसके साथ में लिख लेना ये, अरे यार नीटा नहीं, अपना थोड़ा सा लैंग्वेज अपनी गलत है। यदि कंप्रेसर रेशो बढ़ेगा, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे ना, ऐसे मैं ही थोड़ी लैंग्वेज होती है ना यार, वो लैंग्वेज देख रहे हो अपनी। हाँ, अरे यार फिर मैं वही लिख रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, यदि कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा 1 अपॉन आर, तब अपने पास क्या है, नीटा की वैल्यू बढ़ेगी। यदि गामा की वैल्यू बढ़ेगी तब भी अपने पास एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये दोनों बातें याद रखना कि ऑटो साइकिल की दक्षता कंप्रेशन रेशो, संपीड़न अनुपात और गामा पे निर्भर करती है। अगर वो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इस बात के लिए आप ध्यान में रखना, इस बात को अपने भूलना मत। एक नोट डाल लो, ठीक है, नोट डाल के एक बात लिख लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ करवाया था, मैं भी दिखा देता हूं। कंप्रेशन रेशो आर अपने पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है उस बारे में भी अपने देख लेते हैं। अपनों ने कंप्रेशन रेशो क्या किया था? कंप्रेशन रेशो किया था V1 अपॉन में V2। V1 अपने पास क्या है, ये पूरे का पूरा एरिया जो है ये क्या है अपने पास V1 है, और ये जितना एरिया है ये अपने पास V2 है। क्या इसको मैं टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम लिख सकता हूं? क्या आप कहोगे सर लिख सकते हो क्या? टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम। आप थोड़ा सा हिंदी में रिसर्च कर लेना, ठीक है। मैं अपडेट कर दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको क्लियरेंस वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम कल बता दूंगा, क्योंकि कल भी अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा जी, क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ VC प्लस VS अपॉन में VC? तो आप कहोगे सर आप लिख सकते हो कि आपने जो कह दिया वो हम कैसे डाल सकते हैं, कि आपकी मर्जी है। हाँ, तो VC प्लस VS अपॉन में VC को मैं R इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन में VS अपॉन में VC। तो इस चीज़ को भी याद रख लेना ऑटो साइकिल के लिए, भूलना मत। छोटी छोटी बातें हैं पर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भूल गए तो आप थोड़ा सा मुसीबत में फंस जाओगे। छोटी छोटी बातें हैं, बाकी मुझे नहीं लगता ऑटो साइकिल में आपके लिए कुछ बचा है। चलिए आगे बात करता हूं। आगे अभी अपने डिस्कस करते हैं डीजल साइकिल के बारे में। डीजल साइकिल, इसको अपने क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, स्थिर दाब चक्कर अपने इसको कहते हैं। इतनी बात समझ गए हो? कंफ्यूज मत होना, मैं बड़ा ही आराम से समझा रहा हूँ। हो सकता है मेरा एनर्जी लेवल कम हो, क्योंकि 3-4 दिन हो गया आलस ना, बस दुनिया जान का आलस हो रखा है अब मेरे को। चलो, डीजल साइकिल यूज किस लिए होता है? डीजल इंजन के लिए होता है, डीजल इंजन के लिए होता है।
सर रुडोल्फ डीजल नाम के व्यक्ति ने इसको दिया था, वो आपसे नहीं पूछा जाता, उस चीज़ को आप मतलब इतना नोटिस भी मत करना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको पूरा ही बना देता हूँ बड़ा करके। ये कुछ ऐसा और एक कुछ ऐसा दे दो, ये कुछ यहाँ पे मिलाओ। रुको यार, ये ना मुश्किल बहुत है, मैं इससे अच्छा तो ना डायग्राम भी लिख लेता, मतलब डायग्राम भी रख लेता। एक सेकेंड। हाँ तो इसको देखते हैं अपने, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, पूरी तरह से सही नहीं है। और ये कुछ ऐसा, इतना इतना वो नहीं होगा, थोड़ा सा देख लेना डायग्राम। एक दो टीएस डायग्राम मत छोड़ के जाना दोस्तों, मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप कभी टीएस डायग्राम छोड़ जाओ और बाद में देखो शक्ल की तरफ कि ये क्या हो गया। पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, बहुत बहुत एग्जाम में जब आपको फंसाना होता है तब आपका एग्जामिनर इसमें फंसा देता है। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं, वही सेम बातें हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे अपने 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे अपने इस बार क्या करेंगे, जो हीट का सप्लाई, हीट का प्रदान करेंगे वो किस में करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे। यहाँ देख पाओगे ना आप, और वॉल्यूम के यहाँ देखोगे ना कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर वहीं के वहीं है, ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहा जाता है इसको। और यहाँ से क्यू आर हीट का रिजेक्शन हो जाएगा, यहाँ से अपने को वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। वो लिखना चाहे हो नहीं लिखना चाहते वो आपकी मर्जी है, उस चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 और यहाँ पे V1 बराबर V4 आ जाएगा अपने पास। सेम चीज़ें हैं, वही जो अपने पहले पढ़ के हटे हैं, कोई लंबी जोड़ी बात नहीं है। अब अपने बात करते हैं 0 से 1 प्रोसेस। सक्शन होगा, चूसन होगा, चूसन वो अगर आपने लिख लिया तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझ जाओगे। 1 से 2 सेम चीज़ है, 1 से 2 क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जैसे ऑटो साइकिल में हो रहा था। कौन सा कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। रुद्धोष्म संपीड़न होगा, आप लिख लेना क्या रुद्धोष्म संपीड़न होगा। 2 से 3 प्रोसेस की बात करूं तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर हीट ऊष्मा प्रदान की जाएगी। क्या स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान की जाएगी, किसमें, डीजल साइकिल में। इसमें आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो इसमें अपने पेट्रोल को नहीं, मतलब सॉरी फ्यूल को नहीं जलाते, इसमें सिर्फ एयर को सक करते हैं, एयर का चूसन करते हैं। उसके बाद में कंप्रेशन भी एयर का होता है। हीट के तौर पे अपने इसको क्या करते हैं, डीजल को इंजेक्शन के थ्रू स्प्रे किया जाता है डीजल इंजन के अंदर। अपने आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। 3 से 4 प्रोसेस, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, विस्फोट होगा, विस्फोट कह सकते हैं एक्सपेंशन को आप। 4 से 1 प्रोसेस के बारे में बात करूं मैं तो इस चीज को आप लिख देना, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर रिपीट कर रहा हूं, सक्शन चूसन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 से 2 प्रक्रम के द्वारा होगा। रुद्धोष्म संपीड़न, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 से 3 मतलब स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान करना। 3 से 4 क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। और 4 से 1 क्या होगा, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। इस बात को आप समझ सकोगे, इस बात में आपको किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ गए हो भाई, समझ गए हो। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो यार, आपसे इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी के बारे में। देखो इस चीज़, इनका पूरा प्रोसेस है, आप कहाँ जहाँ भी आप नेट से देखना चाहो आप देख सकते हो। 1 से 2 जैसे अपने कारनोट साइकिल में देखा था, पूरा प्रोसेस है। आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं आपको उस चीज़ से रोकूंगा नहीं, पर आपके काम का नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन में क्यू एस, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही सेम चीज़ है, माइनस क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ठीक है। क्या मैं क्यू आर को लिख सकता हूं क्या, एम सी वी T4 माइनस T1। आप कहोगे सर लिख सकते हो। क्या मैं क्यू एस को लिख सकता हूं क्या, एम सी वी या सी पी, सी पी आएगा, याद रख लेना क्या आएगा, एम सी पी आएगा, ठीक है, भूलना मत क्या होगा, एम सी पी।
अपॉन में सॉरी इंटू T3 माइनस T2 हो गया साहब, ठीक है। हाँ, तो अभी इस वैल्यू को मैं वहाँ रखता हूँ। मैं थोड़ा सा मेरे को ना सोचना पड़ता है यार, मैं ना जब से पढ़ाने लगा हूँ तो वो माइंड है ना पीछे पीछे आपको मैं बोलता होता हूँ, पीछे मेरा एक माइंड आपको वो करवाने में लगा होता है। बड़ा ना मतलब माइंड का एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो इसको देखता हूँ MCV T4 माइनस T1 और MCP T3 माइनस T2। M से M कट जाएगा, CP से CP नहीं कटेगा। याद करो वो सुहाने दिन जो मैंने आपको जब पढ़ाया था कि CP अपॉन में CP क्या होता है। आप कहोगे साहब गामा होता है, आपको मैंने पढ़ाया था, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या, N इज इक्वल टू सॉरी N क्या नेटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में गामा इंटू में T4 माइनस में T1 अपॉन में T3 माइनस में T2। ये होती है एफिशिएंसी, याद रख लेना। एक बात और, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यार, एक सेकंड, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। JN के एग्ज़ाम मैंने क्या सोचा, मैंने उससे पहले एक मतलब मैकेनिकल ब्रांच का एग्ज़ाम था, PWD पता नहीं PhD डिपार्टमेंट का, हाँ मैकेनिकल का पता है, PWD का एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा यार डीजल साइकिल की जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है, मैं उसको नहीं पढ़ गया था, बहुत बढ़िया यार। एग्जामिनर इतना थोड़ी मत्था मारेगा, इतना थोड़ी पूछेगा, पागल है क्या वो इतना ज़्यादा पूछेगा। जैसे ही मैंने वो एग्ज़ाम हुआ, मेरे पास एग्ज़ाम आया, तो मैंने यार देखा सारा सच में पूछ रखा है। मैंने फिर सारी की सारी एफिशिएंसी जो बड़ी बड़ी भी लिख रखी है, मुझे ये लगता है ना ये बहुत बढ़िया यार, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा। मैंने वो सब पढ़ा। तो याद रखना कि ऑटो साइकिल की अगर आपने सोच लिया कि जैसे 1 माइनस 1 अपॉन में R की पावर गामा माइनस 1 ये होती है, ये पूछ लेगा, ये आसानी से हाँ मतलब लिखी जा सकती है। एग्जामिनर को क्या मतलब है, एग्जाम को टाइप करने वाला व्यक्ति कोई और है, उसने तो सिर्फ लिख के देना है। उसके बाद में टाइपिंग वाला जाने कि भाई उसको वो कैसे टाइप करेगा उस चीज़ को, वो उसकी सिरदर्दी है, एग्जामिनर की सिरदर्दी नहीं है। एग्जामिनर को तो आपको फंसाना है। चलिए बात करते हैं आर कंप्रेशन रेशो, क्या V1 अपॉन में V2 कंप्रेशन रेशो संपीड़न अनुपात, ये अपने बात कर चुके हैं। एक नया चीज़ आपके अभी जुड़ेगी, P या फिर आपको कई जगह पे E लिखा हुआ मिल जाएगा, ये होता है कट ऑफ रेशो। हिंदी में भी इसको कट ऑफ रेशो ही कहा जाता है। याद रख लेना क्या होता है, V3 अपॉन में V2 होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अपने आगे जाके काम आएगा। कट ऑफ रेशो नॉर्मल सी बात है, देखो इसमें कोई गणित नहीं है, इसमें कोई महान पढ़ाना नहीं है आपको, सिर्फ कट ऑफ रेशो को याद रखना है कि V3 अपॉन में V2 को अपने क्या कहते हैं, कट ऑफ रेशो कहते हैं। अब मैं बात करता हूं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर डीजल इंजन, नीटा एयर। देखते रहना, 1 माइनस 1 अपॉन में गामा इंटू 1 अपॉन में R की पावर गामा माइनस 1 इंटू P गामा माइनस 1 अपॉन में P कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, अपॉन में 1। ये होती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर डीजल इंजन। इस चीज़ को याद में रख लेना, मुद्दे मुद्दे वाली बातें बता रहा हूँ, फालतू की बात में आपको नहीं घुमा रहा हूँ, इतनी बात आप समझ गए होगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में, जहाँ से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नीटा, देखो नीटा एफिशिएंसी अपने नीटा को कहते हैं, बढ़ेगा कब कब बढ़ेगा, जब आर का मान बढ़ेगा। देखो मैं हमेशा बढ़ने वाला ऊपर नीचे ये साइन लेके चलता हूँ, आपकी मर्जी है आप क्या लेके चलते हो, आप लैंग्वेज में लिखते हो या इस चीज़ को कैसे लिखते हो वो आप देख लेना। ये चीज़ भी ध्यान रखना, एमसीक्यूज़ के बिहाफ से इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, डायग्राम के थ्रू लिखा हुआ है, परंतु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि यदि कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन और डीजल साइकिल वायु, पता नहीं यार मैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्यों नहीं याद कर पा रहा, कोई बात नहीं, तो वो बढ़ेगी। यदि कट ऑफ रेशो कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इस बात को याद रख लेना। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आपके 2013 के एग्जाम में भी पूछी गई है, वहां पे ड्यूल साइकिल भी थी, वो जब अपने पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे ड्यूल साइकिल में क्या कुछ था। अभी जो बात है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखो
सेम कंप्रेशन रेशो, समान संपीड़क अनुपात के लिए जो नीटा ऑटो होगा ना, ऑटो साइकिल की जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी डीजल साइकिल से। याद रख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने कई जगह पे देखी भी होगी। छोटी सी बात है कि आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है कि अगर आपका संपीड़न अनुपात ऑटो से पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का संपीड़न का अनुपात अगर बराबर है तो इंजन भी दे सकता है वो पेट्रोल ऑटो साइकिल डीजल साइकिल का संपीड़न अनुपात बराबर है तो किसकी दक्षता ज़्यादा होगी, तो किसकी होगी, ऑटो साइकिल की दक्षता ज़्यादा होगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। उसी एनर्जी के साथ अपने पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, देखो अभी क्लास पूरी हो चुकी है, वही अपने 1-2 मिनट बातें करते हैं, उसके बाद में वीडियो का एंड करेंगे। बातें ये है, एप्लीकेशन बन के आ चुकी है। अभी मैं कंफ्यूज हूँ, वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि किच पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, कि यहाँ आपकी क्लासेस चल रही है, मैं एक बात अभी भी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ मैं अपना 100% दे रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर जो भी बातें हैं मैं सब 100% बता रहा हूँ। अगर मैं एप्लीकेशन के ऊपर क्लास लगाता हूँ, वहाँ पे आपको कुछ पढ़ाता हूँ, तो मैं इससे अलग नहीं पढ़ाऊँगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। आप ये मत सोचना कि आपको वहाँ पर कुछ अलग पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 बातें मुझे तब याद आ जाएं तब मैं पढ़ा दूँ, पर मैं यूट्यूब के ऊपर अपना 100% दे रहा हूँ। मैं स्पष्ट कहने वाला इंसान हूँ, मैं स्पष्ट आपको बातें बताता हूँ। अब मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि क्या मैं एप्लीकेशन पे क्लासेज लूँ। ठीक है, आप मुझे सजेशन दे सकते हो, मैं अलग से वीडियो भी ले आऊँगा कि आप टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, आपके प्रश्न पूछ लूँगा, उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियो पे बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगेगा, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा। मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ, थोड़ी सी मेरी बात सुन लेना। मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि क्या मैं एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेज लूँ। ठीक है, देखो मार्केट प्राइस आपको पता है 4000-4200 में मैं 50% 40% तक ही अपने रखेंगे। क्या मैं क्लासेज लूँ, मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज है। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एमसीक्यूज़ की मतलब भरपूर मात्रा में आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूं कि साहब ये एमसीक्यूज़ है, अगर आपने ये पढ़ लिया आपका 90% आपका इसी में से मिलेगा। 100% मैं कभी नहीं बोलता, 90% की मैं गारंटी ले सकता हूँ, 90% आपको प्रश्न यहीं से मिलेंगे। क्या मैं सिर्फ उन चीज़ों की क्लासेज लूँ। आप यूट्यूब से पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखेंगे अपने जो भी अपना कोर्स होगा। वहाँ पे एप्लीकेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा जो अभी दिमाग में चल रहा है कि मैं एप्लीकेशन में सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ की क्लासेज ही लूँ। मैं सिर्फ कि आपने टोर्जन पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज़ करेंगे 200, 250, 300 एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर उसके टेस्ट होगा टोर्जन का। फिर जैसे ही आपका पूरा एक टॉपिक हो जाता है, सोम के 2 दिन टॉपिक हो जाते हैं, फिर उसका एक मास्टर टेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम के पास जाते जाते आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको फ्री में उसी कोर्सेज में अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये सब बातें मेरे माइंड में चल रही हैं कि अब मैं कंफ्यूज सिर्फ 2 ही बातें में, क्या मैं क्लासेज लूँ या सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ की क्लासेज दूँ। इस बात में अगर आप मुझे सजेशन दे सकते हो प्लीज़ देना। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप सभी ज्वाइन हो चुके होंगे, नहीं हुए तो फिर भी आप ज्वाइन कर लेना। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।